तरफ से लगता है तो सर नॉर्मल फोर्स अगर दोनों तरफ से लगता है तो कैंसिल आउट होना चाहिए ना? नहीं बेटा, वो आपको याद है न्यूटन्स थर्ड लॉ में यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, व्हाई एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। तो किसी बच्चे ने जवाब दिया था बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर सेम बॉडी पे लगता तो कैंसिल हो जाता। N1 जो है वो M पर, देखिए M1 M2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो N1 जो है वो M1 पे लग रहा है और ये वाला नीचे वाला N1 M2 पे लग रहा है। तो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं ना, सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं। कैंसिल कब होते हैं? जब सेम बॉडी पे, जैसे ये कैंसिल हो सकते हैं। वेट, जैसे अगर इस तरह से होता, N1 इधर लग रहा है और N1 इधर लग रहा है, then it will cancel because they are acting on same body. But here they are acting on different bodies. That's why not cancelling each other. Are you getting? Action reaction never cancel each other because they are acting on different bodies. N2 और N3 कैंसिल होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं होंगे। जस्ट वेट, मासेस अलग अलग है बेटा, सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा समझाते हैं। वेट, लेट मी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। हाँ बोलो। यस, हाँ बोलिए। somebody want to ask anything? Can I start? Yes sir. अच्छा अच्छा, ऑल द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। अगर सभी ब्लॉक रेस्ट में है तो उन पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अगर सभी ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन पे नेट फोर्स जीरो करता हूँ। देखो कैसे करता हूँ, जैसे पहले मैं ब्लॉक M1 ले लेता हूँ। जैसे इट्स लाइक दिस वे, ब्लॉक M1 ये रेस्ट पे है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो ब्लॉक M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो लग रहे हैं, N1 ऊपर की तरफ और M1G नीचे की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1G आ जाएगा। तो हमको मिल गया नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। सिमिलरली ब्लॉक M2 पे आ जाओ, ब्लॉक M2 पे आ जाओ, वो भी रेस्ट पे, तो मूव तो नहीं कर रहा है, तो उस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब ब्लॉक M2 पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तुम साइन कन्वेंशन यूज करो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो N2 देखो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस में आएगा, N1 नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस में आएगा, और M2G भी नीचे लग रहा है तो माइनस में आएगा, M2G दैट इज इक्वल टू जीरो। तुम चाहो तो N1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। N1 की वैल्यू ये N1 जो निकाला है ना ऊपर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये M1G हो गया माइनस M2G हो गया। N2 इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2G आ जाएगा। दिस इज अ, तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है क्या? तुम देखो M2 और M2 और M1 के बिटवीन नॉर्मल फोर्स किसका आ रहा है? उसमें क्या आ रहा है? M1G आ रहा है। इसका मतलब M2 के ऊपर किसका वेट है? M1 का वेट है। लेकिन M2 और M3 के बिटवीन M1 प्लस M2G आ रहा है, मतलब दोनों का वेट आ जा रहा है, M2 और M1 दोनों का वेट आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉक M3। सर एक बार रिपीट करो ना आपने अभी जो बोला वो। हाँ एक मिनट में बताता हूँ। ब्लॉक M3 वो भी रेस्ट पे, तो इस पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो तो क्या होगा? N2 N3 ऊपर की तरफ है प्लस, N2 नीचे की तरफ है माइनस, M3G डाउनवर्ड है माइनस, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो N3 माइनस M1 प्लस M2G माइनस M3G इज इक्वल टू जीरो। तो N3 क्या आ गया? M1 प्लस M2 प्लस M3G। अच्छा, Mg किसका फॉर्मूला होता है? वेट का फॉर्मूला होता है। अब जो मैं बता रहा था दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये M1 एंड M2 के बिटवीन किसका वेट आ रहा है? M1G आ रहा है, मतलब M1 का वेट आ रहा है। बात भी सही है, अब तुम डायरेक्टली भी समझ सकते थे। ये देखो ग्राउंड पे क्या है? N3 लग रहा है, तो ग्राउंड पे तीनों का वेट आ रहा है, तो N3 में देखो तीनों का वेट आ जा रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। और M3 और M2 के बिटवीन किसका वेट आ रहा है? सिर्फ 1 और 2 का वेट आ रहा है, तो M1 प्लस M2G। और M2 को ऊपर N1 पे सिर्फ M1 का वेट आ रहा है, तो M1G आ रहा है।
इसका मतलब आप सॉल्व नहीं करते तो भी आप डायरेक्टली कर सकते थे कि सर यहाँ पर जो है ना, इधर जो है दिस एट दिस पॉइंट है, बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं कभी-कभी। उनको मालूम होता है अच्छा यहाँ पे किसका वेट आ रहा है इस जगह पे, अच्छा इस जगह m1 का वेट आ रहा है, m1g हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे किसका वेट आ रहा है, इस जगह पे m1 m2 दोनों का वेट आ रहा है, तो m1 प्लस m2g हो जाएगा। इधर किसका वेट आ रहा है, इधर m1 m2 m3 तीनों का वेट आ रहा है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू g। इस तरह से हो जाता है। तो आर यू गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया? कॉपी ऑन दिस वन। ये तीनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, अभी मैं मूव भी करूंगा, ठीक है? जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, कैलकुलेशन कॉपी कर लेना। ब्लॉक M1 का कैलकुलेशन, ब्लॉक M2 का कैलकुलेशन, ब्लॉक M3 का कैलकुलेशन। आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम FBD ड्रॉ कर लेना प्रॉपर। So please scroll down. ओके, जस्ट once you complete it, just inform me। तो नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ। Sir, can you please show the question? I went write the complete question। मैंने सिर्फ इतना लिखा, find the normal force between the blocks। This is the question। I draw diagram is given to you directly the problem, this example, and find the normal force between blocks and ground। that much is question। so मैंने FBD बनाया, सारे forces को Okay, mention thank you, किया। sir. okay, welcome। now then मैंने फिर FBD बनाया proper, उसके बाद मैंने इसको separate कर लिया। उसके बाद तीनों पे all the three blocks मैंने net force को zero कर दिया, because they are at rest, they are not moving at all। so मैंने सबको net force सब पे zero कर दिया। using sign convention, upward force is considered as positive and downward force considered as negative। so once you complete it, just inform me। so I want to take a new problem। Done, sir. Done, sir. okay, can I scroll it down, boys and girls? Yes, sir. okay, Yes, sir. no, note on the next problem। अभी तो मैंने ब्लॉक वर्टिकल लिए थे, स्टेशनरी थे, कोई इशू नहीं था। नो, अगर सपोज कर लो ना, टेकिंग एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2, लेट्स से ब्लॉक्स आर मूविंग। आप कहेंगे ब्लॉक्स मूव कैसे करेंगे? सपोज कर लो, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से दिस अ ब्लॉक, one block, and one more block here, then one more block, okay, and right now I'm taking frictionless ground, ठीक है, it's a ground, it's a frictionless smooth ground, okay। let's say this is M1, this is M2, and this is M3। you are pushing one of the block, you are pushing one of the block,
with a force F. Okay, क्वेश्चन क्या है? फाइंड normal force between blocks. So, just see, अगर सपोज करो 3 ब्लॉक्स एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, आप अगर M3 को पुश करोगे तो M3 M2 को पुश करेगा, M2 M1 को पुश करेगा एंड ऑल 3 स्टार्टेड मूविंग. ठीक है, फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस दे आर इन कांटेक्ट, अगर आप पुश करेंगे तो व्हाट विल हैपन? All will move with common acceleration. First of all, my statement, anybody having doubt? If they are in contact, all will move with common acceleration. सबका acceleration same रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अगर साथ में contact में है और आप एक को धक्का दे रहे हो, फिर वो second को push कर रहा है, वो third को push कर रहा है, तो इसलिए सब move करना start कर दिया. ठीक है? Draw FBD diagram. FBD diagram draw करते हैं हम लोग. ठीक है? Question समझ में आया boys and girls? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, FBD डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज 1, थोड़ा दूर दूर बना लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे उनके बिटवीन. दिस इज 2. ठीक है, दिस 1 मोर, एक छोटा और बना लेते हैं इधर. 1 मोर 3. ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3. ओके, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑन दिस ब्लॉक, दैट इज F. along इनके बिटवीन नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाएगा. जस्ट नॉर्मल फोर्स, इनके बिटवीन नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाएगा. ये लेट्स से आई एम टेकिंग N1, इसके बिटवीन नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाएगा. लेट्स से N2. आई एम ड्राइंग लाइक दिस वे. N2 and all are moving with common acceleration A towards right. Everybody understood FBD diagram, free body diagram? Yes, sir. No, just see, you can write simple equation only. Just see, मैं अच्छा problem नहीं करा रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ how to make equations. तो so block M1, block M1 में how many forces are acting? Only one, right वाला block. कितने force लग रहे हैं? Only one. So I will use that formula. Net force is equal to mass into acceleration. Is it correct? How many forces are acting? Only one. Mass into acceleration. So N1 is equal to M1 into A. Getting the first one, boys and girls? Now block M2. Yes, sir. Block M2. Again, net force is equal to mass into acceleration. अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स लिसन, इतना हम लोग नहीं करेंगे, इतना मतलब इतना टाइम नहीं रहता है ये सब करने के लिए कि एवरी टाइम आई विल राइट नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नो, ये तो बिल्कुल चाइल्डिश हो गया. सी, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, बच्चे डायरेक्ट करते हैं. ध्यान सुनो, लिसन प्रॉपर्ली, सी द डायग्राम एवरीबॉडी. N2 राइट की तरफ, M2 को देखो, जस्ट सी दिस वन, इसको देखो. M2 राइट की तरफ लग रहा है, N1 लेफ्ट की तरफ लग रहा है. ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? राइट की तरफ. जिधर जाता है ना वो डोमिनेटिंग होता है, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है. तो किधर जा रहा है? N2 की तरफ जा रहा है कि N1 की तरफ जा रहा है? ब्लॉक N2 की तरफ जा रहा है. ये वाले की देखें तो हम डायरेक्टली लिखो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. डायरेक्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता है. N2 माइनस N1 इज इक्वल टू, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है. तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो N1 की वैल्यू रख दो. जब वापस एक्सप्लेन करो ना. अच्छा एक सेकेंड. तो N2 आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2 इंटू A. देखो मैंने आपको तरीका मैं अलग से लिख के बताया. जैसे सपोज कर लो ये ब्लॉक, लुक हियर, मैं आपको अलग से समझा रहा हूं. देखो, अगर ये इधर जा रहा है और अगर ये इधर जा रहा है, इधर N1 लग रहा है, और सॉरी इधर N2 लग रहा है, इधर N1 लग रहा है.
इधर N2 लग रहा है, इधर N1 लग रहा है। तो स्टूडेंट इतना कैलकुलेशन नहीं करता बेटा, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट की तरफ, तो आप सीधे डायरेक्ट लिख देना, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इधर जा रहा होगा तो कैसे लिखेंगे, अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो N1 डोमिनेटिंग होगा, तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने N2 माइनस, समझा सर। हाँ जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो यार रखना जिधर जाएगा वो डोमिनेटिंग होगा, वो फोर्स डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि जिधर जा रहा है नेचुरली कॉमन सेंस है कि वही फोर्स ग्रेटर होगा जी, उस डायरेक्शन का फोर्स। तो अगर राइट की तरफ जा रहा है तो N2 माइनस N1, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होती है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो वापस आते हैं हम लोग, यस सर। और दैट वन, हाँ अब हमारे पास रह गया ब्लॉक M3। ये राइट तरफ जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, राइट तरफ जा रहा है तो दैट इज F माइनस N2, डायरेक्ट लिख दे क्या, F minus N2 is equal to mass into acceleration. Put the value of N2 here. तो F क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऑल थ्री ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो बच्चे कुछ तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, एक्सीलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सीलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, ओनली वन ऑन दिस ब्लॉक, इसमें डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत कर लेता है। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे आप प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली एक्सीलरेशन को मतलब टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो एक ही तो फोर्स लग रहा है। एक्चुअली देखो N1 कितना आ रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि N1 सिर्फ M1 को पुश कर रहा है, लेकिन जब N2 आ रहा है तो N2 में N2 का आगे क्या आ रहा है, M1 प्लस M2A, इसका मतलब वो M1 M2 दोनों को पुश कर रहा है। और देखो जो थर्ड फोर्स आ रहा है, फोर्स में तीनों मास आ जा रहा है, मतलब तीनों को पुश कर रहा है वो, इट्स लाइक दिस वे। सर हाँ बच्चा, सर आपने ब्लॉक M3 में F माइनस N2 क्यों किया? क्योंकि राइट तरफ जा रहा है, जो राइट तरफ जा रहा है तो डोमिनेटिंग होगा, और F राइट तरफ लग रहा है, N2 लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ब्लॉक M3 को एनालाइज करो बस। M3 पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, 2 force F towards right and N2 towards left, and object is practically going towards right. It means which force is dominating, F is dominating, so you can write F minus N2 is equal to mass into acceleration. ओके सर। Sir, please scroll down. Okay. डन सर। So I hope normal force everybody understood. अच्छा ये सब एग्जाम्स में आता है नॉर्मल फोर्स वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। नाउ आई वांट टू से वन थिंग, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप भी वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम करिए, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम करिए जिसमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, तो यू कैन एबल टू डू इट। ठीक है, हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, एक बार अगर हाथ सेट हो गया ना इस पे, तो यू कैन एबल टू डू इट। ठीक है, ओके।
Now I am coming to next Excuse type. me, sir. Yes बच्चे बोलो. Yes, So, yes. first example एक बार दिखाइए ना. First example is this one. मैंने वर्टिकल लिया Sir, था when all उसमें the block. हमने Yes. हाँ, तो उसमें ग्राउंड में भी फोर्स लग रहा है ना, उसके लिए हमने इक्वेशन नहीं बनाया है ना. नहीं तो N3 आ गया ना, N3 और ग्राउंड दोनों सेम है ना, देखो जस्ट सी. दिस इज कॉमन फॉर M3 बोथ. तो बॉक्स का है ना. हाँ तो N3 नहीं बेटा, एक्शन रिएक्शन रहता है ना. तो अगर M3 पे N3 लग रहा है तो ग्राउंड पे भी N3 लगेगा ना. देखो मैंने हमेशा एक्शन रिएक्शन टाइप का बनाया. तो ग्राउंड पे कितना लग रहा है, लास्ट में N3 लग रहा है. Yes sir. ओके. Okay sir. नो That's it sir. Thank you. ओके ओके. नो जस्ट Sir. सी. यस बच्चे. सर आपने सेकंड एग्जांपल में F माइनस N2 किया, वैसे फर्स्ट टू ब्लॉक्स में क्यों नहीं किया? फर्स्ट टू ब्लॉक्स में किया तो M2 में किया ना. N2 माइनस सर N1 नहीं, इज फोर्स से. विच ब्लॉक बेटा, कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं? 2. फर्स्ट टू ब्लॉक हाँ तो फर्स्ट टू ब्लॉक पे किया ना. M1 और M2. हाँ इस पे किया ना, M2 पे किया ना. देखो लिखा तो है, बट इसको हटा दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, रिमूव इट. आप डायरेक्ट लिख दो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन. आगे तो जा रहा है वो. जस्ट वेट. ये देखो समझा सर. हाँ N2 माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हैं. N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन. क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि N2 राइट तरफ है, N1 लेफ्ट की तरफ है. वो राइट तरफ जा रहा है तो राइट वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा. तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू Yes. मास इनटू एक्सलेशन. यू कैन डू डायरेक्टली आल्सो. ठीक है. ओके. So now come to the third one more type of force, and this is also very important force, that is called tension. It denoted by letter T. It's a type of force. Okay. Tension is a restoring force in a string. Restoring force in a string when a string is stretched. When a string is stretched. ठीक है. ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्ट्रिंग जब स्ट्रेच किया जाता है. इज इट क्लियर? लाइक दिस वे. सपोज अ स्ट्रिंग हियर एंड see here, it's a string, let's say. Okay. And you are stretching it. आप इसको stretch कर रहे हैं. You are pulling it. Okay. तो what will happen? इसकी length slightly increase होने लगेगी. तो molecules will do what? They will oppose it. They don't want extension. तो molecules क्या करेंगे? Opposite direction में, external force के opposite direction में, they will apply their restoring force. It's a restoring force. They want to recover their original length. They want to recover their original length. Is it clear? और remember, अगर string का mass almost हम negligible लेते हैं तो ये tension throughout the string same रहेगा. Tension throughout the string same रहेगा. Tension throughout the string same रहेगा if mass of string is neglected. लेकिन अगर string के mass को consider करेंगे तो हर जगह पे same tension नहीं होगा. I am repeating, हर जगह पे same tension नहीं होगा. मैं दो बातें मैंने बोला कि अगर स्ट्रिंग के मास को निग्लेक्ट करेंगे तो टेंशन इज सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इज इट क्लियर? लेकिन अगर स्ट्रिंग के मास को आप कंसिडर करोगे देन हर जगह पे सेम टेंशन नहीं होता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. देख वेट जैसे अच्छा ठीक है, मैं वन बाय वन लेता हूं पहले. ठीक है. तो टेंशन कुछ भी नहीं होता. रीस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच. कॉम्प्रेस तो हो नहीं सकता स्ट्रिंग को आप सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉम्प्रेस थोड़ी ना कर सकते हैं. बहुत पतला होता है सिलेंडर शेप का. यू कैन नॉट कॉम्प्रेस इट. सो टेंशन डेवलप होता है, वो रिकवर करने की कोशिश करता है. टेंशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होता है. ये स्टेटमेंट याद रखना. टेंशन इज अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज. तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आउटवर्ड है तो इनवर्ड अप्लाई करेगा. मतलब इट वांट टू रिकवर, इट वांट टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. इज इट क्लियर? ओके.
Okay, let me explain with the help of example. ठीक है, ये वन राइट ऑन वन लाइन. सो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ. वेट, हाँ मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ. लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. Let's say it's a fixed end, and here is a string. Of course, massless string I have taken, connected to a block. What is the tension in this string? This is a fixed end, and this is a string. So just listen properly. String is get stretched. String get stretched. So what will happen? String अगर stretch होगा तो what will happen? Just here, string will apply restoring force. It want to recover. अच्छा, ब्लॉक का वेट किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड. mg. ओके, और हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे मासलेस लिया. डिफॉल्ट इज मासलेस. अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना तो समझ जाना मासलेस होगा. ठीक है. अच्छा, सी दिस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक पे कितने फोर्स हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. सर अभी आपने ब्लॉक रखा एम, एक ही साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, दूसरे साइड से टेंशन फिर क्यों आएगा? क्यों ऊपर से फिक्स नहीं? नहीं बेटा, जैसे घर पे सीलिंग फैन ना पुल नहीं ना ऊपर से. हाँ, क्यों पुल नहीं? अगर ऊपर से पुल नहीं होगा तो गिर नहीं जाएगा क्या? घर पे जो सीलिंग फैन लगाते हैं, घर पे जो सीलिंग फैन आप लगाते हो, जस्ट वेट, आप घर पे जो सीलिंग फैन लगाते हैं बेटा, ये जो फैन होता है ना, क्या इसका वेट सिर्फ नीचे की तरफ होता है? नीचे की तरफ तो नीचे गिर नहीं जाएगा. ऊपर जो इसने होल्ड कर रखा है, वो जो ऊपर होल्ड कर रखा है वो क्या है? वो भी तो ऊपर पुल कर रहा है बेटा. कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तभी होता है जब Yes, sir. इसमें नेट फोर्स 0 होता है, वरना सिर्फ वेट की वजह से पूरा नीचे गिर जाएगा फिर वो. अच्छा ये बताओ, ये वाले डायग्राम में, और अगर मैं ऐसा ले लूं, ये वाले डायग्राम में क्या कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब तक वो ऊपर की तरफ पुल नहीं करेगा तो नीचे नहीं गिर जाएगा पूरा. आर्गोडिंग जो फिक्स्ड एंड होता है वो भी ऊपर की तरफ पुल करता है बेटा. आप Yes, मतलब sir. आप इमेजिन करिए ना, जो सीलिंग फैन होता है क्या, जो जहां पे अटैच रहता है, क्या वो ऊपर की तरफ पुल नहीं करेगा सीलिंग फैन को? अदरवाइज सीलिंग फैन अपने बेड से नीचे नहीं आ जाएगा फिर. तो दोनों साइड से पुल होता है वो. जो फिक्स्ड एंड होता है वहां से भी पुल होता है ऊपर की तरफ. ठीक है. अच्छा,